नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम अंकित @32 में। और आज का हमारा विषय है अधिगम। अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। लर्निंग, अब आप समझ गए होंगे कि लर्निंग क्या है। लर्निंग को सीखना कहते हैं, इसी को अधिगम कहते हैं। ठीक, देखिए, सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला ये शब्द है। सभी व्यक्ति सीखने के अर्थ में कुछ न कुछ सीखते हैं। अधिगम शब्द का अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से होता है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ स्पेसिफिक इसके विषय में कहा गया है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रिया में अर्जन ज्ञान है। इसी प्रकार स्कीनर कह रहे हैं अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर मतलब सतत आगे बढ़ते हुए। गिलफोर्ड कह रहे हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ओके, अब अधिगम की मुख्य बातें क्या हो सकती हैं, तो उसको पॉइंट वाइज हम लोग समझ सकते हैं। जैसे किसी मतलब जो यह एक प्रक्रिया है, तो यह किसी प्रक्रिया का परिणाम ना होकर स्वयं में एक प्रक्रिया है। अगर कहा जाए कि ये मतलब कोई प्रोसेस होता है उसके बाद रिजल्ट मिलता है, तो वो स्वयं में एक प्रोसेस है, रिजल्ट नहीं है। यह सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है, जो व्यक्ति के समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अधिगम का क्षेत्र क्या है, व्यापक होता है। अगर सीखने को कहा जाए अधिगम होता है, तो सीखते हम हमेशा हैं। जब तक हमारा जीवन चलता रहता है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। वो अलग चीज़ है, कभी कम सीखे कभी ज़्यादा सीखे, वो तो अधिगम पठार और वो वक्र के रूप में हम इसको आगे से पढ़ लेंगे। फिलहाल अधिगम का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है, और हम कई भागों में इसको सीखते हैं, कई रूपों में सीखते हैं। इसमें मानव व्यवहार संबंधी सभी क्षेत्र मनोचालक हैं। ठीक है ना, ज्ञान, भाव, मन। अधिगम सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी होता है। जो हम लोग सीखते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव ही हो, इसको निगेटिव वे में भी हम कभी कभी सीख जाते हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, अधिगम सदैव नवीन ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा ही किसने कहा था, गिलफोर्ड का है। उन्होंने कहा व्यवहार के कारण, और व्यवहार के कारण व्यवहार में आए कोई भी परिवर्तन अधिगम है। तो जो हम सीखते हैं तो कुछ बातें होते हैं पूर्व में भी सीखे व्यवहार का मतलब हम इसमें सीख जाते हैं। उस व्यवहार से जो पूर्व में हम कुछ सीखे हैं उसके कारण हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, अधिगम लगभग अस्थायी प्रकृति का व्यवहारिक परिवर्तन होता है, अर्थात एक बार में सीखी बातें काफ़ी समय तक याद रहती हैं। ठीक है, हम कहें कि क्या प्रकार हो सकते हैं अधिगम के, तो अधिगम के प्रकार के रूप में हम कुछ सीख लेते हैं। जैसे अगर डिवाइड करना चाहें इसको प्रकार में, तो कहें कि शाब्दिक, ठीक, गत्यात्मक और समस्या समाधान के रूप में। ठीक है, शाब्दिक में भाषा, विषय, शब्द भंडार सीखते हैं। गत्यात्मक में नाच, कला, नाटक, कार चलाना, घुड़सवारी। ठीक, ये गत्यात्मक में हो जाएगा। समस्या समाधान में अगर कोई केस आता है उसके विषय में हम कैसे उसको डील करके और उसको निराकरण करते हैं, तो ये अपना समस्या समाधान हो जाएगा। ठीक है, अब अधिगम के प्रभावी कारक कौन कौन से हो सकते हैं। अधिगम के प्रभावी, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले का नॉलेज यानी पूर्व का अधिगम, ये भी प्रभावित करता है। ठीक, विषय वस्तु क्या है वो भी प्रभावित करता है। ठीक है ना। फिर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम की इच्छा है आपकी नहीं है, ये भी प्रभावित करता है कि आप अधिगम कर पाएंगे। आप मोटिवेट हैं, अभिप्रेरित हैं या नहीं है, यानी अभिप्रेरणा भी आप अधिगम को प्रभावित करती है। आप थकान में हैं तो भी आपका अधिगम प्रभावित होगा। आपका वातावरण सही है तो आप अधिगम अच्छी मात्रा में अच्छे से सीखेंगे। आपका वातावरण ठीक गलत है तो आपका अधिगम जो है सही से नहीं हो पाएगा। और सीखने की विधि होती है, यानी अधिगम की विधि होती है कई प्रकार की। अब अधिगम की विधि, एक शब्द आया अधिगम की विधि।
अब ये कौन कौन सी हो सकती हैं, किस प्रकार से हम अधिगम सीख सकते हैं? तो करके सीख सकते हैं, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, परीक्षण यानी टेस्टिंग के माध्यम से। टेस्टिंग करके सीखना, अनुभव, ठीक है, अनुभव के माध्यम से हम अधिगम सीख सकते हैं। वाद विवाद विधि होता है, ठीक है ना, जैसे हम लोग खड़े होते हैं आपस में तो बातचीत करते रहते हैं, हाँ इस विषय में क्या है, कहीं ना कहीं उसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो वाद विवाद विधि के माध्यम से होता है। प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से, अब प्रयास त्रुटि आप आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो कई सारे सिद्धांत हैं। वो थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्ली के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मैं बताऊंगा आपको। अनुकरण, अनुकरण मतलब जैसे कोई अगर व्यक्ति बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, उसके बाद जैसा उन्होंने अपने लाइफ में किया आप कर रहे हैं, तो अनुकरण हो जाएगा, ठीक है, अनुकरण मेथड के माध्यम से। फिर अंतराल विधि होती है, सतत विधि होती है, पूर्ण विधि होती है, अंश विधि होती है। अब आपको जो याद रखनी है, तो मतलब कॉमन चीज़ें हैं इसके विषय में जानने के लिए। अब आपके एग्ज़ाम से जो ज़रूरत है वो अधिगम का सिद्धांत है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, अब ये आपको जितने भी मैं सिद्धांत यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो आपको याद ही रखने हैं। याद तो वैसे सब कुछ आपको रखना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो आप याद रख सकते हैं। आपको आप अगर इसको पढ़ के कोई भी इससे रिलेटेड टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो आप सॉल्व कीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले पाएंगे और आपको उससे उत्साहवर्धन भी आपका होगा। अब अधिगम के सिद्धांत में थॉर्नडाइक के विषय में हम पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक, इन्होंने जिस पर शोध किया उसका नाम बिल्ली था, नाम नहीं, उसकी जाति बिल्ली थी। तो अधिगम के सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। कामा नहीं रहेगा यहाँ पर, जो कामा लग गया है एक ही में, उद्दीपक अनुक्रिया। ये होता क्या है? एक बार, दो बार या तीन बार बिल्ली के प्रयास के पश्चात सिटकनी बिल्ली से आसानी से खोलने जाने लगी। जैसे देखिए, अब मैं बिल्ली का फिगर इसमें कैसे बनाऊं? जैसे मान लेते हैं ये मतलब बॉक्स है और ये बिल्ली है, ठीक है, यहाँ उसका बॉक्स लगा हुआ है सिटकनी, इस बॉक्स का भी एक सिटकनी लगा हुआ है इधर बाहर जाने के लिए, और यहाँ मान लेते हैं रोटी रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो रोटी हो जाएगी उसके लिए उद्दीपक हो जाएगी। अब वो यहाँ ऐसा, ये जो बॉक्स है मतलब सिटकनी है ट्रांसपेरेंट है, ये इस बिल्ली को इसके माध्यम से ये रोटी दिखती है, यानी उद्दीपक उसको दिखाई देता है, ठीक। अब बिल्ली प्रयास कर रही है इसको खोलने के लिए, तो एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करेगी, उसके बाद इसे खुल जाएगा। तो वो जिस मेथड से खुलेगा तो वो समझ जाएगी कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो ये क्या हुआ? उद्दीपक हो गया और इसने प्रयास किया। अब प्रयास किया, जैसे एक बार में नहीं खुला तो त्रुटि हो गई, यानी त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत भी इसे कहते हैं। सारे सिद्धांत इसी का नाम है। इसी को SR बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, SR बॉन्ड। यस का मतलब क्या है? स्टिमुलेशन, आर का मतलब रिस्पांस, ठीक। इसमें क्या है, कोई भी उद्दीपक प्राणी जीव के समक्ष होता है। जैसे ये जीव बिल्ली हो गई और उद्दीपक रोटी हो गया, इसके समक्ष है, तब वह प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया के सही अथवा संतोषजनक होने से उस उद्दीपक से यह कार्य हो जाता है, जिसके कारण यह प्रतिक्रिया हुई है। दूसरे शब्दों में कहें, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक प्रकार के बंधन बनते हैं, यानी बंध बनते हैं, जिसे अनुक्रिया उद्दीपक बंधन कहते हैं। तो मैंने बताया, अनुक्रिया मतलब स्टिमुलेशन और उद्दीपक का मतलब रिस्पांस मतलब क्या होता है? अनुक्रिया हो गया, और स्टिमुलेशन मतलब उद्दीपक हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार SR बॉन्ड इसे कहा जाएगा, और SR बॉन्ड को पूर्ण बंधन भी कहते हैं। इस प्रकार के बंधन अनुक्रिया उद्दीपक बंधन सीखना है। हाँ, ये अगर RS कर दिया जाए तो RS नहीं होगा, SR ही होगा, ध्यान रखिएगा।
तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहेंगे, इसे प्रयास और भूल सिद्धांत कहेंगे, इसे प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत कहेंगे, जो कि सीखने के परिणाम में आता है, और इसे एसार बाउंड सिद्धांत कहेंगे। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? इस समस्त सिद्धांतों के जनक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। अगर पूरा नाम ना याद हो तो थॉर्नडाइक याद कर लीजिए बस। अब सीखने के परिणाम में कौन कौन सी बात आती है, इसके विषय में हम थोड़ा सा सही से पढ़ लेते हैं। तो इसमें 7 स्टेप आए मुख्यतः। कितने चरण आए? 7। जैसे इसमें चालक, लक्ष्य, अवरोध, अनियमित प्रक्रिया, संयोग व सफलता, ठीक है, और सही अनुक्रिया का चयन और सुदृढ़ीकरण। अब चालक के रूप में भूख थी, भूख ने इसको प्रभावित किया, ठीक। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य तो रोटी ही थी। अवरोध क्या था? अवरोध उस पिंजड़े पे जिसमें बिल्ली बंद थी। अनियमित प्रक्रिया क्या हुआ? जैसे इधर उधर उसका दौड़ना, पंजा मारना, क्योंकि उसको एक ही बार में तो आता नहीं था। तो और संयोग व सफलता, पंजा का सिरकनी पर लग जाना। 2-3 बार प्रयास किए, उसको ये तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर अगर मेरा पंजा लगेगा तो खुल जाएगा, तो संयोग बस खुल गया। सही अनुक्रिया का चयन, जब एक बार उस पंजे से खुल गया तो समझ गए कि हाँ यहाँ से खोलेंगे तो हो जाएगा। अब सुदृढ़ीकरण में क्या है? खटका दबाने का सही ढंग से उसका बिल्ली का सीखना, ठीक। तो ये हमारे स्टेप हो जाएंगे। और सीखने के परिणाम में क्या मिला? उसने प्रयत्न किया, त्रुटि हुई, सफलता मिली, यानी प्रयत्न और त्रुटि ये सीखने के परिणाम में मिला। अब थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। तो थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं? अधिगम के सिद्धांत, इसमें अगर याद रहे आपको तो याद कीजिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अब कहें ना आपको पीएचडी नहीं करनी है, तो अगर आपको बस इतना याद रखना हो कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सीखने के नियम दिए, तो बस अभ्यास प्रभाव तत्परता, इतना याद कीजिए। अभ्यास प्रभाव तत्परता, रिवीजन मारिए, अभ्यास प्रभाव तत्परता, अभ्यास प्रभाव तत्परता, आपको याद हो गया होगा। अब हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक जिसके विषय में हमको पढ़ना है तो वो हैं पावलोव। पावलोव का सिद्धांत, इनका पूरा नाम इवान वी पावलोव था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और इसे पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है? अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव अर्थात इवान वी पावलोव ने, क्योंकि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। इस सिद्धांत को सीखने का अनुकूलित अनुक्रिया क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब इस सिद्धांत क्या कह रहा है? इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और जीव में कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां होती हैं, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं, इसको रिस्पॉन्स कहता है, ये रहता है, तथा ये प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या इसकी अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होता है, ठीक है। अब मैं इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार का आ जाना। आप अगर भूखे हैं और आपको कहीं अच्छा खाना दिख लिया तो बस मन कहेगा बस खा ही लूँ, तो लार आ जाएगा, यानी उद्दीपक आ गया भोजन के रूप में और आपको लार आ जाएगा आपकी जुबान में। तेज़ आवाज़ सुनने पर जीव का डर जाना, प्राकृतिक स्वाभाविक अनुक्रिया है ना ये। इनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन या शोर के सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक ही है। अब कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे भोजन स्वाभाविक उद्दीपक अथवा अनुबंधित अनुक्रिया, लार आने पर अस्वाभाविक अथवा अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया होता है। अच्छा,
अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए, जैसे भोजन एक अनुबंधित उद्दीपक है, क्या कहेंगे इसको? UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलेशन। और दूसरा होगा अनुबंधित अनुक्रिया, इसको कहेंगे अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, UCR। अगर आपसे कहा जाए UCS या UCR सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो योहान पावलो थे। अब पावलो के नियम के 4 अंग थे। UCS UCR मैंने बता दिया, इसी में CS यानी कंडीशनल स्टिमुलेशन और CR कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब इसमें हुआ क्या कि इन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक। क्या है कि कुत्ते को जो है उसने एक पिंजरे में उसने रोटी को रख दिया और कुत्ते पर प्रयोग किया, तो कुत्ते, अच्छा यहाँ पर एक घंटी लगा दिया था उसने, और वो जो कि रोटी से अटैच था। तो होता यह था कि वो कुत्ता बार बार प्रयास करता था, ठीक है, तो घंटी बज जाती थी, और जब घंटी बजती थी और कुत्ते में एक मतलब रोटी जो थी वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ था, तो जैसे वहाँ पर जाता था उस पंजे को अपने उस पर मारता था तो स्प्रिंग ऊपर उठ जाती थी और उसके मुंह में ला आ जाता था, लेकिन रोटी ऊपर चली जाती थी। तो ये बार बार ऐसे प्रयास करता रहा, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या, बाद में जो है इस पर प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने ये समझा कि अगर सीखने के परिणाम के रूप में अगर देखा जाए तो योहान बी पावलो ने जो है उद्दीपक एक दिया, उसके बाद उसके पश्चात कुत्ते ने उसके चूँकि उद्दीपक देखा रोटी को, तो उसके अनुसार उसने अनुक्रिया किया, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत उसने प्रतिपादित कर दिया। अब इस सिद्धांत को अगर याद रखना है तो UCS UCR, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? योहान बी पावलो थे, ठीक। अब दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, दूसरे मतलब तीसरे, स्कीनर थे। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लिख लीजिएगा, क्रिया प्रसूत, ठीक, क्रिया प्रसूत। और इन्होंने चूहे पर जो है प्रयोग किया था, और चूहे के साथ साथ कबूतर पर भी किया था। यह ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया था। मैं बता ही चुका हूँ, थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया, पावलो ने कुत्ते पर किया, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया। इस सिद्धांत को जो कि स्किनर ने दिया है, इसको कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और सीखने का अनुबंध सिद्धांत भी इसे कहते हैं। और इसमें उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स है, ऐसे बॉक्स हो गया, और उसमें चूहे को इन्होंने फिट कर दिया। चूहा ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, मान लेते हैं चूहा, और यहाँ पर उन्होंने घंटी रख दी और एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर एक घंटी हो गया, बल्ब हो गया। सीखने का अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, इसके प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर थे। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का वर्गीकरण सीखने के अनुबंध सिद्धांत के रूप में किए जाने के बावजूद यह सिद्धांत पावलो के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत से भिन्न है। ये ध्यान रखिएगा कि पावलो के सिद्धांत से भिन्न है। जहाँ क्लासिकल अनुबंध में क्या होता है, यानी पावलो के सिद्धांत में क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की भूमिका लगभग निष्क्रिय होती है या गौण रहती है। जैसे वहाँ उन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, तो वहाँ पर कुत्ते का जो सीखने की प्रक्रिया थी वो गौण थी, उसका मुख्य भूमिका नहीं था। वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय व महत्वपूर्ण होती है, लेकिन स्किनर वाले यानी चूहे की भूमिका यहाँ पर सक्रिय होगी। अब क्या है कि इसमें क्लासिकल अनुबंधन में सीखने वाला अनुक्रिया करने से पूर्व कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करता है, यानी कि कुत्ता वहाँ पर कुछ घटित होने का प्रतीक्षा कर रहा था। उसने रोटी रखा, खटपट की आवाज़ आई, वहाँ पर वो प्रतीक्षा कर रहा था कि रोटी रखेगा तो कुछ आवाज़ आएगी, घंटी बजेगी। और इसमें क्या होता है, उसके पश्चात प्रतीक्षा करता है, उसकी पश्चात क्या होता है, उसकी अनुक्रिया के लिए भोजन का होना अपरिहार्य होता है। यहाँ पर जो कुत्ते वाला मैटर था, वहाँ भोजन का होना अपरिहार्य था तथा कारण के अभाव में वो अनुक्रिया नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ जो होगा, यहाँ अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे दूसरे शब्दों में कहा है इसको, तो क्लासिकल अनुबंध में व्यवहार के कारण
जो है वातावरण के द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्राणी वातावरण में उपस्थित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंध में व्यक्ति वातावरण का मूक गुलाम न होकर अपनी पहल से वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। थार्नडाइक के प्रयोग से जो है प्राप्त परिणाम में स्किनर को इस दिशा में नए ढंग से चिंतन करने के लिए प्रेरित किया। उसने चूहे के ऊपर अनेक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन करके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार संचालन करता है जबकि इसको बनाए रखना तथा उससे प्राप्त परिणामों पर यह निर्भर करता है। स्किनर के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को क्रिया प्रसूत व्यवहार, उत्सर्जित व्यवहार के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अथवा उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। आपको ये याद रखना है कि प्रयोग किस पर किया और इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उत्सर्जित अनुबंधन, ठीक, इतने जो है नामों से जाना जाता है। प्रयोज्यों की अनुक्रियाओं का पुनर्वर्णन करने के लिए अनुबंधन एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक, चूँकि ये नियमित होता है तो इसको नैमित्तिक, यांत्रिक और साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत से नाम से भी संबोधित करते हैं। बाकी अगर पूछा जाए मतलब एग्जाम में जनरली तो बस यही आता है कि इस सिद्धांत को किसने दिया, अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किसने दिया, तो B.F. स्किनर। तो इतना ही आता है। बाकी याद करने के लिए आप इसको भी याद कर सकते हैं जो मैंने बताया है। अनुक्रिया के प्रकार क्या हो सकता है? प्रतिवादित व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपन प्रसूत, ठीक है, ये अनुक्रिया के प्रकार ही हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन इसके बारे में बताऊं कि आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि पावलोव और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा कंपेरिजनल स्टडी बता देते हैं। देखिए, जो पावलोव वाला मसला था क्लासिकल अनुबंधन, इसमें क्या था, अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में सहायता करता है। कौन? ये क्लासिकल अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंध में क्या है, यह क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है। क्लासिकल अनुबंधन यह वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की उपस्थिति पर बल देता है, पर क्रिया प्रसूत में वांछित अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन यानी भोजन पर बल दिया जाता है। इसे यश प्रकार का अनुबंधन कहते हैं। किसे? क्लासिकल अनुबंधन में। क्या? यश मतलब स्टिमुलेशन। और क्रिया प्रसूत में आर प्रकार का अनुबंध होता है, आर में रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो यही इसके क्या कहते हैं, कंपेरिजनल स्टडी है इसके। अब हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक नेक्स्ट जो आते हैं वह कौन है, उनका नाम पहले बता देते हैं। उनका नाम कोहलर है, ठीक है। और इन्होंने अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा, कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब संगठित होता है, पूर्णाकार होता है, समग्र होता है, पूर्णाकृति होता है, सूझ होता है। और ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस पर प्रयोग हुआ था। अब ये गेस्टाल्टवादी कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, तो कोहलर को मैंने बता ही दिया। इसमें इनका नाम इनका पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर था। जिसमें दूसरे हैं पूर्णाकार में कुर्ट कोपका, मैक्स वर्दीमर, ऐसे याद कर ले, थीमर लिख लेते हैं, ठीक। और चौथे हमारे लेविन हैं। आपसे कहा जाए गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक का नाम, कोहलर, कुर्ट, थीमर, लेविन, ऐसे याद करें। कोहलर, कुर्ट, थीमर, लेविन, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपका एग्जाम निकलना चाहिए। चाहे आप आगे का अक्षर याद कीजिए, पीछे का, हमेशा याद रखिएगा। अगर नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो लास्ट वाला ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? लास्ट में वो ज़रूर आते हैं। बाकी एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया जाता, हमेशा पूरा दिया जाता। तो आपको कहीं ना कहीं से आपके एग्ज़ाम में बस आपको कीवर्ड मिल जाए, बस आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। मेन बात यह है। और ये कोहलर, कुर्ट, वर्दीमर, लेविन जो थे, ये 20वीं सदी के मनोवैज्ञानिक थे। और ये गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी जो शब्द है ये जर्मन शब्द है। इसको पूर्णाकार कहते हैं, गेस्टाल्टवादी को समग्र कहते हैं, पूर्णाकृति कहते हैं, और सूझ सिद्धांत कहते हैं। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत दिया। और कोहलर ने जो प्रयोग किया था वह था एक बंदर पर, ठीक। इस बॉक्स में
एक बंदर था जिसका नाम था सुल्तान, चिंपैंजी बंदर था, ठीक है ना। और ये एक तख्ता रख दिया था और छत पर जो है उन्होंने केला बांध दिया था। तो ये क्या करता था केले को खाने के लिए, और एक छड़ी भी रखी थी, तो ये इसे पकड़ नहीं पाता था, ठीक। फिर जब तख्ता रखा गया, अब पहले तो अपने उछले कूदे तो नहीं पकड़ पाया, फिर छड़ी को लगाया तो छड़ी जो है बस थोड़ा सा रह जाता था, उतना ऊपर नहीं जाता था। फिर इस पर जो है उसने तख्ते पर चढ़ के छड़ी के माध्यम से केले को पहुंचना चाहा तो वो पहुंच गया। अब सीखने के इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी, पूर्णाकार, समग्र पूर्णाकृति, अंतर्दृष्टि, सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। और मैंने पहले ही बता दिया है, ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मनी में है इसका प्रतिपादन हुआ था। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम को यांत्रिक क्रिया के स्थान पर जानबूझकर व इरादतन तथा चेतन प्रयास वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनके विचार में सीखना उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया मात्र नहीं है, वरन एक प्रक्रिया है। प्राणी अपनी परिस्थिति में विद्यमान उद्दीपकों के साथ अंतरक्रिया करता है तथा अंतरक्रिया के इस प्रक्रिया के द्वारा ही उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया निर्धारित होती है। और गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है? जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य संगठित होता है या पूर्ण होता है, पूर्णाकृति होता है। समझ में आया? गेस्टाल्टवादियों के अनुसार प्राणी या जीव संपूर्ण परिस्थिति को एक समग्र रूप से देखता है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल नहीं देखता है, वो समग्रता के साथ उसको देखता है। कोई भी कंडीशन होता है, जब कोई समस्या आती है तो प्राणी या जीव उद्दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता, बल्कि वह संपूर्ण परिस्थिति को देखकर समस्या का समाधान खोजता है। मतलब केले का जो मसला है कि केवल यही नहीं देखता है कि केला है और उसको तोड़ के खा जाओ। प्राणी जो होता है वह अगर एक बार सीख गया तो वो समझ जाएगा कि मैं ऐसे प्रयास कर रहा था तो केले के पास नहीं पहुंचा, छड़ी के माध्यम से भी नहीं पहुंचा। फिर जब मैं तख्ते पर चढ़ा और छड़ी को उठाया, मतलब एक बार सुल्तान ने यह भी प्रयास किया कि वो तख्ते पर गया, वहाँ से उछल कूद मचाने लगा तो केले पास नहीं पहुंचा। फिर देखा यार छड़ी तो अभी छूटी रह जा रही है, तो उसने छड़ी को भी लगा दिया, तब ये पहुंच गया। तो ये संपूर्ण कंडीशन को देख लिया, और एक बार देख लिया तो वही उसी बार ट्राई किया, क्योंकि इसके पास बुद्धि ठीक ठाक मात्रा में थी। अतः गेस्टाल्टवादियों के अनुसार नवीन सूझ की क्षमता विकसित करने को अथवा पुरानी सूझ को सुधारने की प्रक्रिया को सीखना कहा जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को सीखने के सूझ सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक। गेस्टाल्टवादी प्रचलन में आहा अनुभव, आहा मतलब अचानक, जैसे जब ये सुल्तान तख्त पे चढ़ के छड़ी को उठा के और केले को पकड़ा तो उसको अचानक समझ में आ गया, आहा अनुभव या सूझ आ गया कि ऐसे होगा, तो इसको आहा अनुभव तो सूझ सिद्धांत कहते हैं। अब सीखने की प्रक्रिया तथा सूझ में जो हम विशेषताएं क्या होती हैं तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरत है। ये क्या होता है, इसकी प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे ना होकर अचानक होती है, चूँकि आहा अनुभव होता है इसमें। और सीखने की प्रकृति लगभग अस्थायी होती है, ठीक। और सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं, यंत्र का मतलब मशीनीकृत नहीं, बल्कि सूझबूझ के द्वारा होती है। और यह स्वतः स्फूर्ति होती है, अन्वेषणात्मक होता है। और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। अगर आपको कुछ सिखाना है तो आपके लिए समस्या होना या कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना साथियों। तो ये हमारा जो है अधिगम के सिद्धांत रहे। और बाकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ कंटेंट की बात आएगी वो मैं एक क्लास में सारे सिद्धांतों को मैं दे दूँगा। साथियों आपसे ये बताना चाहेंगे कि चैनल या आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, और ना ही तो शेयर तो करने की बात ही छोड़ दीजिए, कम से कम कर दीजिए यार, पैसा नहीं लग रहा है आपका। अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी आप जारी रखेंगे इन चीज़ों को। और आप जब ये लगेगा कि हाँ मैं उस एबल नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ ज्ञान दे सकूँ या ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन में काम आए, तो मैं बंद कर दूँगा इन चीज़ों को। क्योंकि इससे मैं ठीक है, मैं तो सीख ही रहा हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन अब जो और मुझे करना चाहिए उसको छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए यार, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंद साथियों को इसको ज़रूर बताइए, उसका लाभ उठाएं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।